नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों डेट है आज की 25 मई 2026 एंड स्टार्ट करते हैं आज का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कल के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। देखो कल का एग्ज़ाम आप सबने देखा, काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे थे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, कई स्टूडेंट्स ने नहीं भी दिया बट वो आने वाले ईयर्स की तैयारी कर रहे होंगे, बट एग्ज़ाम सबने देखा होगा। अब देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें यहाँ पर इस एग्ज़ाम को देखनी है कि क्या हुआ इस एग्ज़ाम के अंदर। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर वन की, तो जीएस पेपर वन इस बार का आपको बहुत ही absurd और रैंडम क्वेश्चन के साथ भरा हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, जैसे ये कल का ही पेपर है। अब जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 98। यूपीएससी यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, ये ऊपर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर पूछ रहा है कि बिम्स्टेक के सेंटर कौन सा सेंटर, ये कोई एनर्जी सेंटर, कोई सेंटर फॉर वेदर, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, उनके सेंटर कहाँ पर है, नोएडा में कौन सा है, बेंगलोर में कौन सा है, वो पूछा हुआ है। और देखो यहाँ पे ये वाला कि यूएन पीस कीपिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस हैं, ये किस से किस टाइम के बीच में थे, 2003 से 17 तक कौन सा था, 4 से 18 तक कौन सा था। ये वाले क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। फिर देखो यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने यहाँ पर नोबेल प्राइज 2 बार जीता है। जीता सबने है पर नोबेल प्राइज 2 बार किसने जीता है। आप जरा क्वेश्चंस देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ना बिल्कुल ही रैंडम, बिल्कुल ही एब्सर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। एक कल मैं भी सुमित सर के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, एक साइंस टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आया था नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग, आपने वो देखा होगा वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी मुझे मिल नहीं रहा बट कहीं पे तो था वो क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 46। अब इसमें था कि एक बंदा है वो यूके में पैदा हुआ था, 2025 में नोबेल प्राइज मिला और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जब ये प्राइज अनाउंस हुआ। बताओ कौन है बंदा ये। अब ऐसी चीजें देखो पढ़ पाना लगभग ना के बराबर है। देखो यूपीएससी जाना जाता है अच्छे पेपर सेट करने के लिए, कंसेप्चुअल पेपर सेट करने के लिए जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज को यहाँ पे चेक करें। पर इस पेपर के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अगर हम ज़्यादातर देखें, ठीक है थोड़े बहुत क्वेश्चन को साइड करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके एब्सर्ड थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके रैंडम थे, जिस वजह से इस पेपर को इन्होंने अजीबोगरीब क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बना दिया। अब इससे दिक्कत पता क्या आती है, इससे दिक्कत ये आती है कि ये पेपर फिर बहुत ज़्यादा लक बेस्ड हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा रीज़न ये है कि देखो जैसे 2023 की मैं अगर मैं बात करूँ, मैं वहाँ से भी एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ। होता पता क्या है कि काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के लगाने पड़ जाते हैं। अब जिसका तुक्का सही बैठ गया उसका +2 हो जाएगा। जैसे इसका नहीं पता यार किसी को, ठीक है, इतना नहीं कोई पढ़ता है कि हाँ यार कौन सा साइंटिस्ट था जो अमेरिका में पढ़ा रहा था जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ, ये नहीं पता होता। जिसने तुक्का मार दिया उसका आंसर सही आ गया, जिसने नहीं मारा या जिसका तुक्का गलत चला गया वो बाहर हो गया। तो पॉइंट ये है कि देखो प्रोसेस है ना, ये एक प्रोसेस फेयर होना चाहिए, है ना। प्रोसेस फेयर कैसे होता है? प्रोसेस फेयर हो तब होता है जब हम सही ढंग से, सही मायने से, हम हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो वाकई में मेहनत करते हैं, हम उनको सही तरह से छांटने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा एग्ज़ाम जो अभी हमने कल देखा वो तो क्लियरली हमें दिखाता है कि यहाँ तो एग्ज़ाम फिर उनका बचा ही नहीं। इसमें तो कोई भी बंदा सिलेक्ट हो सकता है जो कि थोड़ा सा जिसका किस्मत अच्छी हो। मेहनत के ऊपर तो आप बच्चों को ले ही नहीं रहे, इवेल्युएशन उनका सही ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, एंड दैट इज़ वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ठीक है, एज पेरेंट्स एज टीचर्स भी सबको काफ़ी बुरा लगता है कि जब स्टूडेंट ने मेहनत करी होती है और जब उसको सही रिजल्ट ही ना मिलता, देन इट एक्चुअली इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर एवरी वन, राइट। तो ये तो बात रही जीएस पेपर वन की। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पेपर सी सेट की, देखो सी सेट में भी काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे हुई। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, एक तो पहली चीज़ ये है कि क्वांट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सिमिलर ही थे बट उनका लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया था। कुछ ही क्वेश्चन ईजी हैं बट ज़्यादातर क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे टफ साइड के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन उठा के पिक करोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन को छोड़ के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टफ साइड के ऊपर देखने को मिलते हैं।
फिर बच्चों को एक पॉइंट आता था कि चलो सर ठीक है आरसी कर लेंगे, अगर मान लो क्वांट टफ भी आ गया, हम तो आर्ट्स के बच्चे हैं। ठीक है, खासकर अगर मैं बात करूँ ना आर्ट्स के बच्चों की, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को खासकर दिक्कत आई है इस पेपर के अंदर। हालांकि आई सबको, इंजीनियर्स को भी आई है, बाकी बैकग्राउंड को भी आई है, बट आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कंपैरेटिवली बहुत टफ पेपर बन जाता है, क्योंकि आप नोटिस करो यहाँ पे क्वांट को आपने काफ़ी टफ बना दिया है। एंड इवन जो आपके आरसीज होते हैं, आरसी का पहली बात तो नंबर काफ़ी कम कर दिया, इस बार लगभग 22 से 23 क्वेश्चन ही आए हैं आरसी से, विच इज़ अ वेरी लो नंबर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। दूसरा, आरसी भी आसान नहीं है इस बार, आरसी भी आपको ट्रिकी है। 2025 में आरसी थोड़े सही लेवल के थे, थोड़े ईजियर साइड पे थे, बट इस बार अगर हम बात करें आरसी भी ट्रिकी कर दिया गया है। तो यानी कि ना दोनों चीज़ों की मार यहाँ पे देखने को मिल रही है, जीएस पेपर 1 में भी और सी सेट में भी। यूपीएससी ने जो पेपर्स डाले हैं वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर थोड़ा सा देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। देखो कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमें काफ़ी बुरा लग रहा है। देखो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ कि इस टाइम के ऊपर आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पर देखो, आई नो वन थिंग कि यू हैव, एवरी वन ऑफ यू हैज़ वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, और आपकी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं थी इसमें, बिल्कुल हम लोग समझते हैं। मेहनत आपकी पूरी थी, बस आपको मापने का जो तरीका था वो यूपीएससी ने सही नहीं अपनाया, और एक्चुअली इससे यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी काफ़ी नीचे जाती है, क्योंकि आप खुद जानते हो यार इस बात को, ऑलरेडी काफ़ी सारे इश्यूज हैं, बट इस तरह का पेपर सेट करना तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाती है। देखो पेपर टफ बनाना होता है वो एक अलग बात होती है, पेपर टफ बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछो, पर डिफ़िकल्ट का मतलब रैंडम और absurd क्वेश्चन पूछना नहीं होता, ठीक है ना। इकोनॉमी के क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट बनाए जा सकते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट बनाए जा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आप अजीबो-गरीब क्वेश्चन बना दो, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब एक चीज़, स्टूडेंट्स कल से एक और बात पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मतलब कि मान लो जिनका सी सेट क्लियर हो रहा है, बट जीएस में वो डाउटफुल हैं, किसी के 75 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 85 हैं, तो उनके दिमाग में एक डाउट है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो आप लोग जानते होंगे कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। कट ऑफ इज डिसाइडेड बेसिस ऑन द फैक्ट कि आपने कैसा परफॉर्म किया अपने बाकियों के मुकाबले, और इस बार तो सबकी हालत थोड़ी ख़राब ही हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो इस वजह से कट ऑफ तो बिल्कुल नीचे जाएगी। अब कितना नीचे जाएगी वो नहीं कोई कह सकता, बट हाँ इतना ज़रूर है कि ये पेपर सिमिलरली जैसे 2023 के आसपास का पेपर ही हमें यहाँ पे उसकी याद दिला रहा है, खासकर जीएस में भी और सी सेट में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आरसी कम हो गया ना। तो उसी तरह का कुछ हद तक पेपर है, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ है, अब पता नहीं देखो कितनी जाएगी एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता। कट ऑफ कुछ 75-80 तक जा सकती है या उससे भी नीचे हो सकता है, बट इसके आसपास ही 75-80 के आसपास जाने की अनुमान है, बाकी लेट्स सी। अब मैंने ना एक कल रात को किसी ने मुझे, बच्चे ने भेजा एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का आंसर की, और उस आंसर की में कट ऑफ के अनुमान भी था, तो उन्होंने कट ऑफ यहाँ पे मेंशन करी हुई थी 90 to 120। देखो बिल्कुल ही गलत है, एक तो पहले इतनी बड़ी कट ऑफ दे दोगे 30 मार्क्स की, पर वो भी बिल्कुल गलत दी गई है। 90 to 120 कुछ कट ऑफ नहीं जाने वाली, कट ऑफ डेफिनेटली आपकी इससे बहुत कम जाएगी। अब मतलब 80 से भी कम जाने के चांसेस यहाँ पे हैं, क्योंकि पेपर दोनों के दोनों यहाँ पे टफ थे, काफ़ी सारे बच्चे जीएस में क्लियर हुए, सी सेट में रह गए, सी सेट में हुए जीएस में रह गए, तो दैट इज़ द केस, राइट। अब ठीक है चलो, ये तो बात मैंने आपको बताई। अब देखो एक बस छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, आई अग्री दैट मैनी ऑफ यू आर फीलिंग वेरी सैड, बट ट्रस्ट मी इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। एंड रही बात उन कैंडिडेट्स की, देखो जिनका मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब हुआ स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स, तो दे शुड डेफिनेटली वर्क ऑन देयर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ देयर मीन्स, ठीक है। एक दो दिन की ब्रेक लेकर आप लोग आगे मीन्स की तैयारी करो, है ना। तो बाकी देखो पेपर तो अजीब ही है, रैंडम ही है, अब इसमें सिलेक्शन भी कुछ हद तक रैंडम ही है, ठीक है, काफ़ी लक का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, राइट। तो देखो करेंगे डिस्कस इस चीज़ को भी थोड़ा और आगे भी, बट लेट्स होप कि यूपीएससी में कुछ रिफॉर्म्स आएँ, ठीक है, इनका सिलेबस भी, इनका पेपर पूछने का तरीका भी, इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली वो सबके लिए एक वेलकम स्टेप होगा, राइट। देखो ज़्यादा नहीं आज डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग इंडियाज़ कल्चरल डिप्लोमेसी। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी अलग अलग देशों के विजिट पे गए थे, एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिफ्ट करी। अब क्या क्या चीज़ें उन्होंने गिफ्ट करी उनको एक बार ज़रा सा हम अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे
कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना पता क्या है, देखो अब इसमें इन पहले तो स्लाइड्स में मैंने बताया है कि किसको क्या क्या दिया। देखो अब मैं पहले ये बोल देता था कि यूपीएससी ये सब नहीं पूछता कि किसको क्या दिया, बट कल का पेपर देख के तो यूपीएससी ये भी पूछने लग गया अब तो, ठीक है ना। बट सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट्स प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर गए डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स के लिए, और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मूगा सिल्क। देखो मूगा सिल्क जो है ना, वो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही नेचुरल गोल्डन शील इसकी आपको देखने को मिल जाती है, और बहुत लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ ड्यूरेबल इन नेचर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे, तो उस टाइम इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी जी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनको यहाँ पे मूगा सिल्क गिफ्ट किया, ठीक है। तो ये असम से दरअसल में है जो आपकी मूगा सिल्क है, और इसको जीआई टैग का दर्जा भी मिला हुआ है। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर्स में से एक आपको मूगा सिल्क देखने को मिल जाती है। फिर ऐसे यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है शिरोई लिली स्टोल। ये दरअसल में ना मणिपुर से है। जो जो आपकी स्टोल स्टोल होती है एक तरह की, आप इसको दुपट्टे की तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, बेसिकली आपको पहनाई जाती है। तो ये वहाँ का जो लोकल कल्चर है, तंगखुल नागा कल्चर, ठीक है, उसके साथ इसका यहाँ पे लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा, और ये मणिपुर से है। अभी तक इसको जीआई टैग नहीं मिला है। फिर ऐसे यहाँ पे नीचे आप देख पाओगे, ये देखो मार्बल होता है ना, मार्बल, मार्बल के ऊपर बहुत ही शानदार क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट मार्बल इनले वर्क या फिर पच्चीकारी। ये पच्चीकारी कहाँ से है, आगरा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर ये वर्क आपको देखने को मिल जाता है। ये मुगल के समय से यहाँ पर ये काम इस तरह से चलता आ रहा है। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे कि जो पित्रा डूरा टेक्निक है ना, पित्रा डूरा में क्या होता है, जो आपका मेटल को या जो स्टोन को पॉलिश, सेमी पॉलिश या प्रीशियस स्टोन्स को उनकी कटिंग करी जाती है, उसके माध्यम से ये होता है। इसको आप यूपी के साथ लिंक कर सकते हो, और इसी पच्चीकारी का जो जीआई टैग भी यहाँ पे इसको मिला हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करें जयपुर की, देखो ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, जयपुर तो राजस्थान में ही है, ठीक है ना। तो जीआई टैग्ड सेरामिक आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें ज्वेलरी की, तो मीनाकारी ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। फिर बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, देखो आप सबको पता ही होगा, यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं पेंटिंग्स के अंदर। नेचुरल कलर से यहाँ पे पेंटिंग को हम करते हैं, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर ऐसे सिक्किम की ना ऑर्किड पेंटिंग्स आती हैं। ये जो पेंटिंग्स होती हैं, ये वहाँ की ऑर्किड्स को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, ईस्टर्न हिमालयंस की बायोडाइवर्सिटी को दिखाती हैं, ठीक है। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट करी। उसी तरह से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आप पिक्चर में तरकशी सिल्वर को देख रहे होंगे। दरअसल में तरकशी सिल्वर ये कटक उड़ीसा का आपको जीआई टैग आपको देखने को मिल जाएगा। तो सदियों से यहाँ पर उड़ीसा के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं, वो तरकशी सिल्वर इस तरह से बनाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इसको भी गिफ्ट किया। ऐसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ताल पट्टचित्र, ठीक है, ये उड़ीसा से है, ये तो आपने पेंटिंग्स के अंदर पढ़ते ही हो। तो पाम लीव्स के ऊपर इस तरह से आपकी जो पेंटिंग्स हैं मिथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर यहाँ पे बनाई जाती हैं, उड़ीसा से ये आती हैं पट्टचित्र पेंटिंग्स विच हैव आल्सो गॉट जीआई टैग। फिर लद्दाख की आपको पश्मीना वूल आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसका स्टॉल भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट किया। मणिपुर की आपकी जो लोकटक लेक है ना, देखो वहाँ के इकोसिस्टम से एक चाय बनाई जाती है, उसको बोलते हैं लोकटक चाय, ठीक है ना। तो इसका छोटा बैच भी प्रधानमंत्री मोदी जी चाय का लेकर गए। उसी तरह से शांति निकेतन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। वहाँ पर जो लोग हैं वो हाथों से बहुत अच्छे अच्छे लेदर बैग्स वगैरह भी बनाते हैं, लेदर क्राफ्ट बनाते हैं। तो वो बैग्स भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किए। फिर बिद्री, बिद्री इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका, तो बिद्री सिल्वर वर्क भी देखने को मिलता है यहाँ पर। पर्शियन और डेक्कन आपको क्राफ्ट देखने को मिल जाती है, राइट। उसी तरह से रोगन पेंटिंग जो होती है, ठीक है, यहाँ पर ये कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल होता है इस तरह की पेंटिंग्स बनाने के लिए। कच्छ गुजरात से ये पेंटिंग्स आती हैं, एंड बहुत ही इंट्रिकेट यहाँ पे इसमें मोटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें आम की, तो केसर आम जो होता है, केसर मैंगो, ये आपको गुजरात से देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार इसकी स्मेल होती है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, और सैफरन रंग का ये होता है। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें, मेघालय से पाइनएप्पल बहुत फेमस होते हैं। ये खुद में अपने आप में काफ़ी स्वीट होते हैं, फाइबर कम होता है, और हिली एरियाज में ग्लो होते हैं मेघालय के। फिर एक आता है आपका कोफ्तगारी वर्क। अब कोफ्तगारी वर्क यहाँ पे पिक्चर में देखना, अब ये जो है ना, यहाँ पर पता क्या किया गया है, ये स्टील है नीचे, इस स्टील के ऊपर आपका गोल्ड का या सिल्वर का पैटर्न यहाँ पे बनाया जाता है। ये राजस्थान या डेक्कन ट्रेडिशन आपको देखने को मिल जाएगा कोफ्तगारी वर्क।
फिर मिथिला के मखाना तो देखो बहुत ही फेमस है, मखाना बोर्ड भी आप जानते होंगे, बहुत बार न्यूज़ में आया है। तो मिथिला मखाना बिहार से बिलोंग करता है एंड ये भी गिफ्ट किया गया। एंड मिथिला मखाने के बारे में खास बात ये है कि देखो मखाने तो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वेटलैंड्स में कल्टीवेट किए जाते हैं एंड काफ़ी न्यूट्रिशन के लिए बहुत शानदार आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश का देखो, आपको महेश्वरी साड़ी आपने सुनी होंगी, तो महेश्वरी सिल्क वहीं से है, ठीक है ना। तो हैंडलूम फैब्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मणिपुर का चाखाओ राइस, वेरी वेरी फेमस, ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी होती है, और एक काले रंग का आपको ये चावल देखने को मिल जाता है, चाखाओ राइस। उसी तरह से एक स्पेशल पेंटिंग आती है, कमल तलाए पिछवाई पेंटिंग। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ऐसी पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ। देखो इस पेंटिंग में खास बात आपको पता क्या मिलेगी, एक तो आपको यहाँ पर लोटस पॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग्स हैं ये राजस्थान की हैं, पर इनको भी जीआई टैग नहीं मिला। इस तरह से जोहा राइस है वो असम से हैं, ठीक है। काला नमक चावल जो है वो उत्तर प्रदेश से है, इसको बुद्धा राइस भी यहाँ पे बोला जाता है अक्सर। इस तरह से गोविंदो भोग राइस जो है वो वेस्ट बंगाल से है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा दाना होता है यहाँ पे, प्रीमियम क्वालिटी का रहता है। बट उस तरह से अगर हम बात करें, पल्लकड़न मटा या रेड राइस जिसको हम बोलते हैं, ये केरला से बिलोंग करता है और ये भी काफ़ी हद तक फाइबर और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बासमती चावल की, देखो बासमती चावल तो पूरे नदर्न इंडिया वाले में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये लंबा होता है इसका दाना, जो लॉन्ग ग्रेन होता है, एंड इसकी भी काफ़ी एक्सपोर्ट खूब यहाँ पे हम इसको करते हैं बासमती चावल को। इस तरह से अगर हम बात करें मिलेट बार्स की, देखो वैसे तो मिलेट बार्स पूरे देश भर में ही बनती हैं, बट महाराष्ट्र में ये अच्छी खासी मात्रा में बनती हैं। तो वहाँ की जो मिलेट बार्स थी, जो कि मिलेट्स न्यूट्रिशन में बहुत शानदार होते हैं, और प्लस एट द सेम टाइम हमारे किसानों के लिए भी बहुत शानदार होते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट करी हैं। अब सवाल आता है किस किस को गिफ्ट करी। देखो बहुत अन्य अन्य लीडर्स थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर सकते हो, इटली की पीएम को यहाँ पे जो मूगा सिल्क स्टोल हो गया, शिरोई लिली सिल्क स्टोल हो गया, ये इन्होंने यहाँ पे इनको गिफ्ट किया। फिर इटली के प्रेसिडेंट को मार्बल इनले वर्क, जो मैंने आपको बताया था, वो गिफ्ट किया, ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करें, जयपुर ब्लू पॉटरी किंग विलियम एलेक्जेंडर ऑफ नीदरलैंड्स को दी गई, ठीक है। वहाँ की क्वीन मैक्सिमा को मीनाकारी और कुंदन इयरिंग्स, मैंने बताया था ना ज्वेलरी वाला, वो उनको दिया गया। फिर डच पीएम को मधुबनी पेंटिंग्स दी गई, नॉर्वे के पीएम को यहाँ पे ऑर्किड पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, वो सब यहाँ पे दिए गए। फिर किंग को वहाँ के तरकशी सिल्वर दिया गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। एंड पास्ट में जो भी सारे जो थे ना, वो सारे इकट्ठे करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं ये जानना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड वही लिंकेज मैंने यहाँ पे आपको सबको यहाँ पे करके बताया है। बाकी दोस्तों जीआई टैग्स क्या होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। जीआई टैग्स दरअसल में एक पर्टिकुलर जगह को के साथ जो उसकी क्वालिटीज़ आती हैं, उनको रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए हम ये करते हैं, क्योंकि देखो एक जगह पे कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम होगा, जैसे आपने दार्जिलिंग चाय के बारे में सुना है, तो देर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दैट प्लेस, वहाँ पे कैसे ग्रो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक्चुअल में उसका बेनिफिट भी वहीं के लोगों को मिले। तो भारत में ये कवर होता है जीआई एक्ट के माध्यम से, ठीक है। वहाँ इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन होती हैं, कोई इंसान इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। एंड इसको ग्रांट कौन करता है, जीआई रजिस्ट्री, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसका फ़ायदा यही होता है कि वहाँ की चीज़ों को रिकॉग्निशन मिलता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर वो फेमस हो जाती हैं उनकी ब्रांडिंग के अंदर, और लोकल लॉन्च को प्रोटेक्ट करने के अंदर, और आम लोगों की बेहतरी के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों आज इतना ही डिस्कशन रखेंगे। एक्चुअली कल से ही बहुत ज़्यादा ना, जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस की वजह से कि पेपर अच्छा नहीं गया सर, पेपर में काफ़ी रैंडम क्वेश्चन आए, तो वही वजह से सारा दिमाग उसी के ऊपर है, ठीक है ना। तो करते हैं, कोई बात नहीं, डिस्कस, ठीक है ना, करेंगे इस चीज़ के ऊपर चर्चा। बट वही बात है कि मेहनत जब करते हो ना आप सब लोग, तो जब रिजल्ट नहीं आता तो बुरा लगता है, देखो ऑनेस्टली से बस यही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।